नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसा सियासी चेहरा है जो नई किस्म की राजनीति की ध्रुवीकरण से उभर रहा है। ये चेहरा मुसलमानों का रहनुमा बनता है और मुस्लिम राजनीति की नई ध्रुवीकरण करने पर उतारू है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद से सांसद और MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। ये बताइए कि आजकल आपका जो चेहरा है वो मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चमकदार चेहरा बन के उभर रहा है। जब देखो तो लोग ओवैसी की बात कर रहे हैं, क्या बात है? मुझे नहीं मालूम, जमहूरियत है, हर एक को इख्तियार है मेरे बारे में बात करने का, मगर ये कहकर मुझे महदूद कर देना कि मैं सिर्फ मुस्लिम चेहरा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तो ज़ाहिर है जमहूरियत में हम हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में हमको जो 2 सीट पर कामयाबी मिली, उसके बाद काफ़ी उस पर बहस हुई, काफ़ी तबसरे हुए बड़े बड़े कॉलमनिस्ट और बड़े सियासतदानों की तरफ से। तो इसीलिए शायद हम आजकल नरेंद्र मोदी के लिए आप इस तरीके की क्यों व्यू रखते हैं आप? क्या कि वो आ गए तो देश में, वो तो आज तक जब से उनकी सरकार आई है अभी तक तो उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कोई बयान नहीं दिया, तो आप इस तरीके से क्यों इतने भड़काऊ भाषण? अरे भड़काऊ भाषण तो ये तो हमारे अब लगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बैच लगा लूँ भड़काऊ भाषण का कि भाई मेरा नाम भड़काऊ भाषण है। महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, एक हम पे इलेक्शन कमीशन की कोई शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र का इलेक्शन तो आप मानेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन ने करवाया। कहाँ है फिर अकबर की अगर तकरीर महाराष्ट्र में हर जगह तकरीर किया हो, कोई केस बुक हुआ क्या? बता दीजिए। अरे कोई केस बुक हुआ क्या? आप देखिए, आप जो तकरीर के हवाला दे रहे हैं वो केस चल रहा है, मानता हूँ उस बात को, मैं कह रहा हूँ, मगर बता दीजिए ना कि भाई इलेक्शन कमीशन या ये लोगों ने कुछ किया। कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, 1-2 बात मुझे बता दीजिए आप, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान में हमारे कई जगहों पर बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ तकरीर के केसेस हैं। अरेस्टिंग क्यों नहीं होती उनकी? जेल को क्यों नहीं जाते वो लोग? किसी ने हरामजादा कह दिया तो कुछ नहीं, कोई रामजादा कह दिया तो कोई नहीं, गोडसे को कह दिया तो कुछ नहीं, कोई कहेगा कि लव जिहाद, कुछ नहीं होगा। तो आप उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवा रहे? अरे FIR करवाने के बावजूद भी गिरफ्तार करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। हमारा इतराज सिर्फ यही है, अगर कानून है तो उसका इतलाक, उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबरी पर हो, सब पर हो। ये नहीं है कि एक ही मिल जाए उसी पर पहाड़ी तरह गिर जाए पूरा कानून, और दूसरा जो है दूध का धुला हुआ हो, वो बोला चला जाए और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। आप प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि साक्षी महराज के खिलाफ या साध्वी के खिलाफ। मुझे लग रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर के एमिसरी बन के हैं मेरे पास। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप तो मिडिल मैन का रोल अदा कर रही है कि मुझे जाके मिला जाए। नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तो आप जो संसद में बयान दे रहे हैं, आप जाकर के उनके खिलाफ FIR करवाए। आप जाइए तो सही, आपको तो ये सूट करता है। आप चाह रहे हैं कि मैं जाकर मिलूं उनसे? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको तो ये सूट करता है कि इस तरीके के बयानात हो और वो उससे आपकी पॉलिटिक्स और चमके। अरे आपको भी सूट करता है कि इस तरह के बयानात हो और आप टीवी पे दिखाएं, TRP बढ़े आपकी, ये भी मैं कह सकता हूँ। नहीं, आपको तो सूट करता है ना कि हरकत हो कुछ तो बरकत है उसमें। अरे आप देखिए, ये तो आपके लिए भी ये बरकत है, ये मान लीजिए। अगर कोई गलती कर, आपकी बरकत इसी में है कि साध्वी जैसे लोग और बयान देते हैं। अरे आप उनको बोलिए ना मत देने के लिए, उनको बोलिए। अब वो बोले जाएंगे, उनको क्या है बीमारी मुझे नहीं मालूम, बोले जाएंगे और अगर हम इतराज करेंगे तो आप बोल रहे आप बरकत है उसमें। देखिए, अगर कोई कमजोर गलती करेगा तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर आप? अच्छा, नरेंद्र मोदी से आपको क्यों इतना गुस्सा क्यों है? मुझे इस बात का पूरा इख्तियार है कि मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से इख्तलाफ करूं। मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से नाइंसाफियों के खात्मे का मुतालबा करूं। इसमें कौन सी गलती कर हो रही है मुझसे? मैं क्यों, देखिए, हम जो है ना, हम दूसरे लीडर्स की तरह मैच फिक्सिंग नहीं करते कि सामने एक और पीछे एक। जो हमारे हैं सामने बोलते हैं, और मुझे डेमोक्रेटिक राइट है
जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया किसी ने नहीं दिया मुझे, और मैं उस तरह का काम कर रहा हूँ। तो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जापान गए तो आपको उन्होंने किसी को एक गिफ्ट दिया, अगर वहाँ के उन्होंने नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने गीता दी तो आपको गिफ्ट, सुनिए आपको क्यों एतराज हो गया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री को एक गीता गिफ्ट दिया, उससे आपको प्रॉब्लम? आप इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान बुद्धिज्म का क्रेडल रहा? जब हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, एक बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं जहाँ पर बुद्धिज्म को माना जाता है, एक डिप्लोमेटिक कू होता कि हम हमारे मुल्क से एक बुद्धिज्म का एक आर्टिफैक्ट ले जाकर जापान के अवाम को देते कि भाई ये लीजिए, ताकि हमारी दोस्ती में और इजाफा हो, मोहब्बत में इजाफा हो। मैंने इसलिए कहा कि आपको भी पता है और सबको पता है कि आपने उस मुद्दे को क्यों उठाया। नहीं, क्योंकि वो गीता थी, इसलिए आपने उसको उठाया। नहीं, अगर आप मेरा बयान जो रिकॉर्डेड है आप प्ले कर लीजिए, सुन लीजिए। मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो बुद्धिज्म रहा है, यहाँ पर मल्टीकल्चरज्म है और ये तारीखी मुकामात है, हम कोई आर्टिफैक्ट उनको देते तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता और यकीनन इसको लोग सराहते और हमारी दोस्ती में और ताल्लुकात में और मजबूती पैदा होती। अच्छा, 5 साल तक तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये तो क्लियर है ना? तो इस बीच में ओवैसी साहब की राजनीति क्या इन्हीं मुद्दों पर घूमती रहेगी या उसके अलावा भी? क्या समझते हैं आपके, क्या करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर के ही ओवैसी साहब अपनी जमात को बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, एक अपोजिशन पार्टी है तो हमारा बुनियादी काम यह है कि हम अपोज करें। हमारा काम ये तो नहीं है कि हम जाके हाथ मिलाकर गोद में बैठ जाएं। हम अपोज करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि जो वादे हुकूमत ने किए थे, हम ये पूरी आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पर, हम 2019 में मिलेंगे और हम आपके ज़रिए से मैं आज कह रहा हूँ कि 2019 इलेक्शन में से पहले हिंदुस्तान की हर आवाम के अकाउंट में 15 लाख होना चाहिए। अब की वोट लिया गया था, अब की बार मोदी, 2019 में आवाम कहेगी अब की बार 15 लाख। हम पूछेंगे 15 लाख आए नहीं आए, ब्लैक मनी के ऊपर सवाल होगा। आज हमारे मुल्क में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, ग्रोथ के बड़े वादे किए थे, ग्रोथ नहीं हो रहा है। एफडीआई रिटेल को बंद कर दिया गया, जबकि इसमें कई नौजवान जो इनको वोट डाले बड़ी तादाद में उनको नौकरी मिल सकती है, उसको रोक दिए। टीसीएस में रिट्रेंचमेंट हो रहा है। ये सवालात हैं, डेवलपमेंट का इशू है। हम ये डिमांड करेंगे कि माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप जो मिल रही है तालीम की, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, वो डिमांड ड्रिवन हो जाए। हम मुतालबा हम कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हुकूमत वो जो एमएसडीपी की स्कीम है उस पर अमलावरी होगी नहीं होगी। तो बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, लंबी चौड़ी नहीं, ये रिलेवेंट चीज़ें हैं, यही तो राजनीति है। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो एक बात बताइए कि आज की डेट में इंडियन मुस्लिम्स और खास करके जो यंग यूथ है वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी से प्रभावित है। उसको आप मानते हैं कि नहीं कि वो भी मोदी जी से कुछ तो % होगा जो प्रभावित होगा, कुछ तो होगा जो दो मिसाल देता हूं आपको जिससे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 440 उम्मीदवार खड़ा किए बीजेपी ने, कितने मुसलमान थे? मैं कम्युनल हूं ना, ठीक है, 8। क्या पोजीशन था उनका? 7 की जमानत जब्त हुई, एक बेचारे शाहनवाज हुसैन हार गए, उनका एक ही बड़ा नेशनल मुस्लिम फेस था, हार गए। अब दूसरी मिसाल आपको दे रहा हूँ, वैली में आप देख लेंगे इंशाल्लाह बीजेपी एक सीट भी नहीं जीतेगी कश्मीर में। ये 2 है। तीसरी बात ये है कि आप मुझसे ये कह रही हैं कि मुस्लिम यूथ के एस्पिरेशंस, भाई मिस्टर मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। मोहसिन शेख को मारने वाले कौन थे पूना में? इनका कहाँ जाके इनके तार मिलते हैं? आप लफ्ज़ जिहाद, फिर आप कहते हैं कि आप ही के पार्टी के एमपी के मज़हब तब्दील करेंगे। कितनी बातें हैं, इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम यूथ है वो ग्रोथ चाहता है, वो भी डेवलपमेंट चाहता है, वो भी एजुकेशन चाहता है। मुस्लिम यूथ ये चाहता है कि उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। मुस्लिम यूथ डेवलपमेंट चाहता है, बट डेवलपमेंट विद डिग्निटी चाहता है। मुस्लिम यूथ ये चाहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करूँगा, बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर फ़ख्र करते हुए हिंदुस्तान के हर उस शोबे में काम करूं ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो सके। ये 3 चीज़ें जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है कि
आपका अलग होगा या आवाम का अलग होगा, मगर मैं ये देखता हूँ कि 3 चीज़ों पर वो काफ़ी इसरार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात चल रही है कि रिलीजन कन्वर्जन के ऊपर जो है, धर्मांतरण के ऊपर एक बिल लाने की बात चल रही है संसद में। क्या आप उस बिल को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को, ख़ास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और केएम मुंशी, आप बात को नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब बिल अगर आता है संसद में, आप जरा सुन तो लीजिए ना, तो उसको आप सपोर्ट करेंगे? आप सुन तो लीजिए मेरा सवाल, उसके बाद आप एडिट कर दीजिए, समझ में नहीं आया तो आप सुन लीजिए। टीटी कृष्णमाचारी, केएम मुंशी, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दे हैव द राइट टू प्रोपोगेट। दूसरी बात सुनिए, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बिल आए थे इसी एंटी कन्वर्जन के। नेहरू ने कहा कि इसको निकाल कर फेंक दो, जरूरत नहीं है। तीसरी बात, उड़ीसा में स्वतंत्रता पार्टी जब आई थी पावर में, वहां पर बिल लाया गया। मध्य प्रदेश, सुनिए तो सही, हाँ या ना, पहले तो नहीं, मैं किसी सवाल का जवाब, इतना बड़ा सवाल हाँ और ना में नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता हूं। मैं इसका मतलब नहीं, मैं आपको मेरा सवाल पूरा सुनना पड़े, जवाब सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप बताइए। और आखिरी बात यह है कि जब ये बिल की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? मैं यकीनन आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि किसी को भी धोखा देकर, झांसा देकर या पैसा देकर मजहब अगर कोई तब्दील करेगा, हमारे पास ऑलरेडी कानून है। क्या कानून है? 420 है, आईपीसी के सेक्शन है, सीआरपीसी सेक्शन है। मगर अगर आप एक ऐसा कानून लाएंगे कि नहीं, मजहब तब्दील करने से पहले तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने करस्पॉन्डेंट को मध्य प्रदेश और गुजरात, उड़ीसा भिजाइए। कितने एप्लीकेशंस पेंडिंग है जो लोग मजहब तब्दील करना चाहते, हुकूमत नहीं देती उनको। और चौथी बात, अगर वो कानून लाएंगे तो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो ये कहता है कि दलित सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब का होता, आप इसको तब्दील करिए। आप कहिए कि जो हिंदुस्तानी होगा, जिसका मजहब कोई, चाहे इस्लाम हो या ईसाई, वो भी दलित का स्टेटस मिलेगा उसके पैरामीटर्स पर। ये इसके ऊपर बात नहीं होती और धर्म तब्दील होगा। आखिरी बात, 2001 का सेंसस है, 91 से कंपेयर कर लीजिए, कितने हिंदू पॉपुलेशन में कमी हुई है, कितने मुसलमान ईसाई के पॉपुलेशन में ज्यादती हुई। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुल्क में एक नफरत की फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ईसाई और मुसलमानों का खौफ हिंदुओं को दिलाया जा रहा है अक्सर। तब ये गलत है और मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई, ये जो कोशिश की जा रही है, ये बैडली एक्सपोज हो चुके हैं लोग जो कर रहे हैं और इस झांसे में नहीं आएंगे। जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उसी की तो रोटी आप सेक रहे हैं, उसी की रोटी आप सेक रहे हैं। आपने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर दे दी, लेकिन उसके बावजूद आप भी उसी की आंच पे हैं। आपको मालूम, भी उसी की आंच पे, आप भी यही सब बातें कह के मुसलमानों को डरा रहे हैं। आप रोटी, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो फिर ये सब चीजें हो देखिए, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, सिवाय अल्लाह किसी नहीं डरते हम। और आप रोटी की बात कर रहे, 85% बीपीएल है हम लोग, पेट में रोटी नहीं है। सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में अगर कोई पॉवर्टी है तो मुसलमानों की। प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट आके देख लीजिए आप, 2007 और 8 में जो रिपोर्ट आई प्लानिंग कमीशन की कि मेरे पेट में रोटी नहीं है तो मैं कौन सी